यूपी बोर्ड क्लास 12 की फिजिक्स के पेपर की बेहतरीन तैयारी के लिए बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे थे प्रैक्टिस सेट, और इसमें हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट पूरे कर चुके हैं। आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। बच्चों ये प्रैक्टिस सेट यूपी बोर्ड एग्जाम की फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित है। इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, इसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न, इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न और इसके बाद लॉन्ग आंसर देखते ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। पर जो सबसे पहले लिखा हुआ है पहला बहुविकल्पी प्रश्न, अर्धचालक में संयुक्ता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो सबसे पहले शब्द पे गौर करने की बात है कि अर्धचालक। बच्चों अर्धचालक क्या होते हैं कि इनमें सामान्यतः बच्चों धारा का फ्लो नहीं होता है। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक में नॉर्मल अवस्था में बच्चों इसमें धारा का फ्लो नहीं होता है। तो इसमें पूछा गया कि चालन बैंड और ऊर्जा संयोजी बैंड के बीच में कितना अंतर होता है। तो बच्चों जो सबसे पहले इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग तीनों कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, ये बच्चों अर्धचालक, यहाँ पे जो हम लोगों ने ये फिगर बनाए हैं जिसमें से नीचे वाला बच्चों जो बैंड होता है उसको संयोजी बैंड कहते हैं और ऊपर वाले बैंड को हम लोग कहते हैं चालन बैंड। अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो अंतर बच्चों होता है, ऊर्जा का अंतर Eg इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो चारों ऑप्शन में बच्चों हम लोगों को दूसरा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, यानी कि इसके पास की वैल्यू है। अगर बात करें कि हम लोग बच्चों कुचालक यानी कि अचालक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, इनमें क्या होता है कि चालन संयोजी बैंड यानी कि वैलेंस बैंड एंड चालन बैंड बच्चों कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसकी वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्योंकि सवाल में अर्धचालक की पूछी गई थी तो हम लोग इस आंसर पे जाएंगे यानी कि ऑप्शन नंबर 2। लेकिन कल को आने वाले पेपर में बच्चों अगर यही पूछा जाता कि कुचालक यानी कि अचालक भी कह सकते हैं, इंसुलेटर कह सकते हैं, उनके बीच का जो बच्चों अंतर होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पे चालक वाले में पूछा जाता, कंडक्टर्स के बारे में पूछा जाता, तो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है बच्चों यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो लेवल है एनर्जी लेवल, वो बच्चों अप्रॉक्सीमेट 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो इन तीनों बच्चों बातों को याद रखना। चलते हैं बच्चों हम लोग अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार कॉन्जुगेटिव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर है। तो सबसे पहले आपको कोणीय संवेग का फार्मूला आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम, जिसको फार्मूला होता है NH/2 पाई। उत्तरोत्तर का मतलब दो लगातार कक्षाओं के बीच का पूछ रहा है और अंतर का मतलब बच्चों क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो दो लगातार कक्षाओं का अंतर, मान लेते हैं दूसरी कक्षा E2 और पहली कक्षा की एनर्जी E1 है। ठीक है, 1 और 2 क्यों लिया गया, क्योंकि दो लगातार लेनी थी, 1 2, या तो आप ले सकते थे 3 4, या तो आप 5 6 ऐसे करके ले सकते। E2 बच्चों यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे 2, तो हो जाएगा 2H/2 पाई, और अगर n की जगह 1 रखेंगे तो n यानी कि 1 हो गया, तो 1H/2 पाई। दोनों का एलसीएम सेम है 2 पाई, और 2H में बच्चों अगर एक H जाएगा तो H बचेगा, अपॉन में क्या लिखा है 2 पाई। यानी कि दो लगातार कक्षाओं के बीच का जो कोणीय संवेग का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो बच्चों हमेशा कितना आएगा, H/2 पाई। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 5000 लिखा था लेकिन मैंने न्यूमेरिकल 500 लेके सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप 5000 वाला आप सॉल्व करके बताइएगा। 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईके की वैल्यू यहाँ पे बच्चों गतिज ऊर्जा दी जा रही है 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन मैंने यहाँ पे 500 लिया। आप 5000 का न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके बताइएगा और कमेंट करिएगा उसका आंसर क्या आएगा। गतिज ऊर्जा दी गई है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे पढ़ेंगे, वाले इलेक्ट्रॉन का दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब बच्चों वेवलेंथ, यानी कि जिसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो लैम्डा का बच्चों ऐसा फार्मूला देखेंगे जिसमें ई के आता है, तो आप कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू H/2 अंडर रूट के अंदर 2m/e²। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में मैंने बच्चों आपको इस प्रूविंग को सॉल्व करके भी बताया था कि रिजल्ट कैसे आता है। ठीक है, फिजिक्स की बच्चों मैंने सारी प्रूविंग आपको करा रखी हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12। बच्चों आप वहाँ पे जाते ही आपको फिजिक्स की हर एक प्रूविंग मिल जाएगी। इसके बाद बच्चों एच कैप प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 होती है, अपॉन अंडर रूट 2। बच्चों ऐसे लिखा हुआ है ये m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसकी वैल्यू 9.1 होती है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 9 रख लेते हैं, 9 × 10⁻31। ई के जिसकी गतिज ऊर्जा बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 500, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करते हैं 1.6 × 10⁻19 से।
तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.6, पावर बच्चों ऐसे लिखी है। 9 जब बच्चों अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 3 बन जाएगा। इसके बाद 31 माइनस की पावर बच्चों और ये 19 पावर, तो टोटल कितनी हो जाएंगी माइनस की 50। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से बच्चों इस पॉइंट को अगर हटाया जाए तो एक नीचे जीरो आएगा, वो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 50, और 50 का गुणा 2 से करा देंगे 100, और यहाँ पे केवल क्या बचेगा 16। ठीक है, इसके बाद यहाँ से बच्चों 300 से मैंने 66 को कैंसिल किया है, तो 3 2 6, 0.3 2 6, पावर ऐसे लिखी है। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि 16 जब बाहर निकलेगा तो 4 बनेगा, 100 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 10 बनेगा, पावर जब बाहर निकलेगी 50 तो आधी हो जाएगी माइनस की 25। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, लैम्डा इज इक्वल टू ये चीज़ लिखी थी, तो यहाँ पे आप देखिए 25 पावर थी माइनस की, 1 पावर प्लस की, तो कितनी बचेगी माइनस की 24। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 से कैंसिल आउट किया 1.1, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे 2, पावर बच्चों कैंसिल हो रही है, 34 में 24 चली जाएगी तो ऊपर बचेगी माइनस की 10। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अगर इसका 2 से डिवाइड किया जाए तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.55 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों जो हम लोगों ने लगाया है इसके हिसाब से ये आंसर आएगा। अगर आप बच्चों लगाते हैं तो इसका आंसर जो पहला आ रहा है 5.50 करके इस तरह मैच करता। ठीक है, इसके बाद बच्चों चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास क्या है। जो रेडियो आवृत्ति के आपको परास बताना है तो इसकी वैल्यू याद करने के लिए है, याद कर लेंगे। रेडियो आवृत्ति का जो बच्चों परास होता है वो 3 × 10 की पावर 6 से 3 × 10 की पावर 6 से 3 × 10 की पावर 10 होती है। ठीक है, तो रेडियो आवृत्ति का बच्चों जो परास है वो यहाँ तक का सीमित है। पांचवा प्रश्न आपके सामने लिखा है कि 200 ओम प्रतिरोध, 200 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब बच्चों क्या हो गया, रेजिस्टेंस, जिसको डिनोट किया गया है आर से। 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व, प्रेरकत्व जिसको डिनोट किया जाएगा बच्चों एल से, 1 हेनरी दे रखा है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आर और एल को बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है तथा वोल्टता V बराबर दी गई है 10√2 sin 200t लगाई गई है। तो V तथा I के बीच का कलांतर बताना है, V और I। तो बच्चों RL परिपथ है, RL परिपथ में बच्चों कलांतर का फार्मूला क्या होता है आप सभी बच्चे जानते हैं, मैंने ट्रिक से भी इसको याद कराया था, फाई बराबर 10 इनवर्स XL/R, जहाँ पे XL का बच्चों क्या नाम होता है, प्रेरकीय प्रतिघात, XC अगर होता तो उसको कहते हैं धारतीय प्रतिघात, और RL का जो फार्मूला बच्चों कलांतर का होता है, फेज डिफरेंस का होता है 10 इनवर्स XL/R। यानी मुझे कलांतर निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, XL और क्या R तो ऑलरेडी ही पता है, अब किसकी ज़रूरत है, XL की। तो क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन को बच्चों यहाँ तक दिया गया था, इसके बाद हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। V बराबर V0 sin ωt, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग चैप्टर से बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से। V0 की वैल्यू कितनी दी गई है 10√2, अगर कंपेयर करें T से बच्चों T कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की जगह क्या लिखा है 200 200। XL का बच्चों फार्मूला याद रखेंगे, XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू L। ओमेगा की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दी गई है 200, L की वैल्यू सवाल में कितनी दी रखी थी 1, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो XL की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 200। इसके बाद क्या करेंगे, XL की वैल्यू आ चुकी 200, R की वैल्यू सवाल में दे रखी है 200, 200 से बच्चों 200 कट जाएगा 1 बचेगा, और 1 वैल्यू 10 में आप जानते हैं 45, जिसको आप π/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल आपके सामने लिखा है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी नंबर 1 तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, दूसरा ऑप्शन तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, ना तो तरंग दैर्ध्य और ना ही आवृत्ति बदलती है। तो अगर बच्चों आपको थोड़ा सा भी नॉलेज, अगर आपने बेसिक वीडियो मेरी देखी हुई है तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम मीडियम में जाता है तो बच्चों केवल एक चीज़ नहीं बदलती, वो है आवृत्ति। तो आपसे कहा गया अगर तीसरे ऑप्शन को देखें तो उन्होंने कहा है कि आवृत्ति बढ़ जाती है, तो तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि मैंने बताया कि आवृत्ति नो चेंज। फिर उन्होंने कहा है चौथा ऑप्शन में ना तो तरंग दैर्ध्य और ना ही आवृत्ति बदलती है, बच्चों सिर्फ आवृत्ति में कोई चेंजमेंट नहीं आता। इन्होंने कहा है तरंग दैर्ध्य भी नहीं बदलती, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी कट गया। अब बचता है बस तो पहला और दूसरा ऑप्शन, कह रहे तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है या तो तरंग दैर्ध्य
बढ़ जाती है, इन्होंने कहा। तो बच्चों याद रखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, वायु से कांच में जाएगा, ठीक है, एयर से, एयर कैसा बच्चों माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये कैसा है, सघन माध्यम है, ठीक है, ये रेयर था और ये डेंसर है। जब रेयर से बच्चों डेंसर में लाइट रे जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जैसे ये लाइट रे ऐसे चल रही तो यहाँ के उच्चिष्ट पॉइंट और इस उच्चिष्ट पॉइंट के बीच की दूरी जो होती है तरंग दैर्ध्य, ठीक है, पहले इतनी दूरी थी, अब ये बच्चों बिल्कुल पास पास चलेगी, यानी तरंग दैर्ध्य की वैल्यू कैसी हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। कल को अगर ये बच्चों प्रश्न उल्टा पूछता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण कांच से एयर में जाती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो तरंग दैर्ध्य तब हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्योंकि तब इधर से इधर आता, ठीक है। चलते बच्चों हम लोग ये इसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर, ये थे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला अति लघु बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो आपको बताना है बच्चों कि गॉस की प्रमेय क्या है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि गॉस की प्रमेय क्या है, ध्यान से देखिए। गॉस की प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। गॉस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ जिसे गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग ये फिगर देखेंगे। फिगर में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले एक सरफेस लिया गया है, एक गोला लिया गया है, और गोला बच्चों कैसी आकृति है, चारों तरफ से बंद है। इस बंद आकृति को ही बच्चों दूसरे नाम से जाना गया है गाउसियन पृष्ठ। अब इसको गाउसियन पृष्ठ के नाम से ही क्यों जाना गया है, क्योंकि गॉस की प्रमेय के बच्चों एक साइंटिस्ट बना रहे हैं, कौन, वैज्ञानिक गॉस। तो इन्होंने अपने नाम से ही इस बंद आकृति का नाम दे रखा है, क्या, गाउसियन पृष्ठ। तो क्या परिभाषा है कि किसी बंद पृष्ठ जिसे गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। से निर्गत का मतलब इस बंद पृष्ठ से, निर्गत मतलब होता है निकलने वाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आया, बंद पृष्ठ के अंदर रख दिया गया है बच्चों क्या, एक आवेश। अब ये जो बच्चों चार्ज रखा है, आवेश रखा है, ये चारों तरफ से ढका हुआ है इस बंद पृष्ठ से। ढके होने को बच्चों यहाँ पे हम लोग कहेंगे परिबद्ध, ठीक है, परिबद्ध। क्या परिबद्ध है, आवेश किससे परिबद्ध है, इस बंद आकृति से परिबद्ध है। और जैसे ही बच्चों आवेश रखा गया इसके अंदर, तो आप जानते हैं कि आवेश से निकलती हैं वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और ये वैद्युत बल रेखाएं बच्चों जो बंद पृष्ठ को काटते हुए बाहर निकलेंगी। कहने का क्या तात्पर्य है कि जब भी वैद्युत बल रेखाएं किसी भी पृष्ठ से टकराती हैं तो वहाँ पे हमेशा जनरेट होता है, उत्पन्न होता है बच्चों वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है बच्चों, वैद्युत फ्लक्स। अब जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट किया गया है। वो पृष्ठ से जो आवेश रखा गया था उसके अंदर आवेश का 1/ε0, क्योंकि इसके ऊपर 1 लिखा होगा, तो 1/ε0 गुना होता है कौन, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो पूरी डेफिनेशन बच्चों इस फिगर में जो मैंने आपको बताई है, और इस फॉर्मूले को रीड करके यहाँ से पढ़ना है कि किसी बंद पृष्ठ जिसे गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं से निर्गत वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर बच्चों यही आवेश पृष्ठ के बाहर रख दिया जाए, पृष्ठ के बाहर रख दिया जाए, आवेश यहाँ पे रखा हुआ है और पृष्ठ के अंदर नहीं है, तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमेशा 0 होगा, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का बच्चों अगर मात्रक की बात करें तो इसके टोटल 3 मात्रक हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे बार डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही मात्रक बता रहा हूँ, न्यूटन × मीटर स्क्वायर बाई कूलम, ठीक है। तो ये बच्चों पूछा गया था गॉस की प्रमेय। इससे पहले मैंने बच्चों इसको पूरी प्रूविंग भी बता रखी है। फिर से बता दूं, फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 नाम से बच्चों प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि कम विभवांतर पर धात्विक चालक, शब्द पे बच्चों ध्यान दें, कब कम विभवांतर पर धात्विक को भी कैसा चालक, धात्विक चालक। फिर क्या पूछा गया है, एवं टॉर्च के बल्ब, टॉर्च का बच्चों बल्ब, फिर क्या पूछ रहे हैं, विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ बताइए कि कैसा आएगा। तो यहां से बच्चों जो पूछा गया है कि कम विभवांतर अगर लगाया जाए, एक धात्विक चालक है और एक टॉर्च का बल्ब है, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा आएगा। तो बच्चों सीधा सीधा यहाँ पे तात्पर्य है कि जो धात्विक चालक होता है वो ओम के नियम का पालन करता है।
वो ओम के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। और आप बच्चों जानते हैं जो ओम का नियम होता है वो V बराबर क्या होता है, IR। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। और V बराबर IR बच्चों इक्वेशन जो सिमिलर है वो मैथ की एक इक्वेशन y इज इक्वल टू mx के बिल्कुल समान जैसी दिख रही है, दिख पा रही है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू जो mx का बच्चों जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह आता है, आता है कि नहीं आता है, ओरिजिन से पास होती है वो लाइन। तो यहाँ पर भी बच्चों अगर देखा जाए तो इसके सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सीधे रेखा जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो धात्विक चालक है वो ओम के नियम का पालन करता है और ओम के नियम का पालन करने के कारण उसमें विभव और धारा के बीच खींचा गया बच्चों ग्राफ एक सीधी रेखा आएगा, समझ रहे हैं। जबकि टॉर्च में बच्चों जो बल्ब लगा होता है वो अनओमीय परिपथ का एक बेहतरीन उदाहरण है। अनओमी का मतलब क्या हो गया, ऐसे परिपथ जो बच्चों ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनओमी कहलाते हैं। अब अनओमी है यानी ओम के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, नहीं करने के कारण उसमें सीधी रेखा तो आएगी नहीं, तो बच्चों इसका जो ग्राफ होता है वो कर्व इस फॉर्म के लगभग आकृति का है। ठीक है, तो याद रखेंगे धात्विक चालक ओम के नियम का पालन, सीधी रेखा। टॉर्च का बल्ब ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, एक कर्व के रूप में बच्चों ग्राफ आएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि V विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण, कोई बच्चों चार्ज पार्टिकल है और उसको V पोटेंशियल से क्या किया जा रहा है, चार्ज कर दिया जा रहा है। आवेशित कण के लिए दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र बताइए। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य। टोटल बच्चों इसके 4 से 5 फार्मूले हैं, आप सभी याद रखें। तो इन्होंने कहा है कि दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का ऐसा सूत्र लिखना है जिसमें एक पार्टिकल V विभवांतर से त्वरित हो। तो बच्चों आप जानते हैं ये मैंने प्रूविंग करा भी रखी है, फिर से बता रहा हूँ, फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 नाम से बच्चों एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप सारी प्रूविंग देख सकते हैं। जहाँ पर मैंने बच्चों आपको कराया था लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बटे अंडर रूट V। यहाँ पे बच्चों जो V है ये विभवांतर है, ठीक है, आप इसको वेग ना समझें, ये विभवांतर है। और लैम्डा का आंसर बच्चों यहाँ पे किस में निकला था, तरंगदैर्ध्य में। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, एक चालक 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलाम धनात्मक आवेश। बच्चों आवेश कितना दिया गया, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलाम। आवेश को किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, Q से, यानी Q की वैल्यू ये दे रखी है। और ये आवेश कैसा सवाल में लिखा है, धनात्मक आवेश है, धनावेश है। बताइए कि इस चालन पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर अधिकता है। बच्चों इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको डिनोट किया जाता है बच्चों N से, ये पूछा जा रहा है। तो आपको एक ऐसा फार्मूला सोचना जिसमें Q के साथ साथ N भी आता है। तो आप कहेंगे बड़ा आसान सा सूत्र है, Q बराबर NE। चैप्टर नंबर 1 में यही पढ़ाया जाता है सबसे पहले। बच्चों Q की वैल्यू क्या रखी है, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18। ये वाला N ऐसे रखा है। E की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब कैलकुलेशन करने कैसे करनी इसको ध्यान से देखें। आप क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट 1 अंक बाद है, ये वाला पॉइंट भी 1 अंक बाद है। इन दोनों को अगर बच्चों कैंसिल कर दिया जाए तो क्या बचेगा, 24, और यहाँ से क्या बचेगा, 16। और इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता है 8 के पहाड़े से, 8 की टेबल से। तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। इसके बाद ये 19 पावर माइनस की है और ये एक 18 पावर प्लस माइनस की है, तो ये इससे कट जाएगी। तो कितनी बचेगी यहाँ पे, माइनस की 1। इस माइनस 1 पावर को बच्चों अगर नीचे भेज दिया जाए तो प्लस की 1 हो जाएगी। और 2 से 10 को अगर कैंसिल कर दिया जाए 5 बार में कट जाएगा, और 5 भाग में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 15। अब बात करेंगे, इन्होंने पूछा था इलेक्ट्रॉन कम है या फिर ज़्यादा है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, एक शब्द पे इन्होंने कहा था कि जो आवेश है वो कैसा है, धनावेश। और बच्चों जो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का। अगर हर जगह इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएं तो आप कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। अगर इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है हर जगह माइनस है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। जैसे मैंने कहा बच्चों एक ये इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। और आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, कैसा आवेश होता है, माइनस का। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे माइनस आवेश है, समझ रहे हैं। लेकिन सवाल में क्या आ गया है कि यहाँ पे एक धन आवेश है, धन आवेश है, इसका मतलब बच्चों वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कम होंगे, तभी तो धन आवेश है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते तो वहाँ तो माइनस हो जाता। इसका मतलब है बच्चों वहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। कमी क्यों है, क्योंकि वहाँ धनावेश है। अगर यहाँ पे ऋणावेश लिखा होता तो मैं कहता कि 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद हम लोग बच्चों 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न बच्चों बहुत ही एक बेहतरीन प्रश्न है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। बच्चों फोकस दूरी आप जानते हैं किसकी दी गई है, उत्तल लेंस की क्या दी गई है, फोकस दूरी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को बच्चों डिनोट किया जाता है एफ से, और पहले लेंस की है तो F1 कर देंगे, कितनी दी गई है, 10। और ये भी एक बात याद रखेंगे कि उत्तल लेंस का फोकस प्लस में रखा जाता है। आगे पढ़ते हैं, तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। कौन सा बच्चों लेंस है, अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है। फोकस दूरी मतलब F, और दूसरा लेंस है तो 2, कितनी दी गई है, -50। बच्चों माइनस वहाँ नहीं लिखा है, लेकिन अवतल का फोकस माइनस में भी होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस का फोकस माइनस में होता है। फिर क्या कहा गया, इन दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए। दोनों लेंस बच्चों, उत्तल भी लेंस और अवतल, दोनों को टच करा के रख दिया गया है। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर दूर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। बच्चों वस्तु की दूरी कितनी बताई जा रही है, वस्तु की दूरी कितनी बताई जा रही है, यहाँ पे बच्चों मैंने 50 लिख दिया है, वस्तु की दूरी इन्होंने सवाल में 25 लिखा है, ठीक है। तो आप बच्चों इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आंसर क्या आएगा। मैंने यहाँ पे वस्तु की दूरी को अपनी तरफ से 50 रखा है। आप जब इस सवाल को सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे 25 लिख के मुझे आंसर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं अपनी तरफ से सवाल बता रहा हूँ। प्रतिबिंब की दूरी पर कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों दोनों लेंस संपर्क में रखे गए थे। जब भी बच्चों लेंस संपर्क में रखे जाएंगे तो फार्मूला हमेशा हमेशा यही लगेगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। F1 की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। F2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, -50 दे रखी है। 10 और 50 का बच्चों अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 10 का भाग 50 में देंगे 5 बार जाएगा, 50 का भाग 50 में देंगे 1 बार जाएगा, और 5 में 1 घटाएंगे तो 4/50 आएगा। इसके बाद ये 1/f आ गया। हमें बच्चों क्या बताना है, v। तो आप जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ये वाला जो बच्चों f है ये संयुक्त है, कंबाइंड लेंस का है। तो याद रखें कि डायरेक्ट बच्चों 1/f की वैल्यू कितनी है, 4/50। तो यहाँ से 4/50 लिख सकते हैं। आप सोच रहे हैं सर यहाँ पे आपने कैंसिल क्यों नहीं किया, बच्चों कैंसिल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि u की वैल्यू जो मैंने अपनी तरफ से रखी है वो 50 ही है, तो एलसीएम सेम रहेगा। ऐसे आप कैंसिल भी कर सकते थे। 4/50 u की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दे रखी थी, -50, तो यहाँ पे हम लोग को जैसे रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से दोनों का एलसीएम सेम है तो 4 में 1 जाएगा 3/50। इसके बाद हम लोग इसको उल्टा कर देंगे ताकि v ऊपर आ जाए, तो v की वैल्यू बच्चों 50/3 आ जाएगी। 50 में 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बच्चों 16.66 करके आता रहेगा, जिसको आप 16.67 भी लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये सवाल समझ रहे होंगे। सवाल में बच्चों u की वैल्यू 25 गिवन थी, बाकी F1 और F2 में मैंने कोई चेंजमेंट नहीं किया है। तो आप इस सवाल को ज़रूर कॉपी में लगाएंगे और u की वैल्यू 25 रख के लगाना और आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा है कि कला संबद्ध स्रोत से क्या समझते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज बच्चों आपको डेफिनेशन बतानी है कि कला संबद्ध स्रोत की क्या डेफिनेशन है। तो देखिए कला संबद्ध स्रोत की डेफिनेशन, बच्चों ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस नियत रहता है उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। यानी कि एक बार जो बच्चों कलांतर फिक्स हो गया है, जो भी दो भी प्रकाश स्रोत हैं, कलांतर दोनों के बीच का एंगल सेम चलना चाहिए। अगर पहले वाले का जो एंगल चल रहा है, प्रकाश चल रहा है, वो मान लेते हैं कि 30 डिग्री पे चल रहा है,
तो दूसरे वाले जो प्रकाश है जो निकल रहा है जहाँ से भी, उसका एंगल भी 30 ही होना चाहिए। ठीक है, जब तक दोनों के बीच का एंगल बच्चों सेम रहेगा, उन्हीं सोर्स को हम लोग कहते हैं, उन्हीं प्रकाश स्रोत को बच्चों कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। तो फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत, शब्द पे ध्यान दें, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत रहता है उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। कला संबद्ध स्रोतों के मध्य कलांतर बच्चों 0 भी हो सकता है, कि पहले वाले में 0 दूसरे वाले में भी 0। अगर π/3 π/6 हो गया तो π/6 चलना चाहिए, π/4 π/3 π/2, ये कुछ भी हो सकता है बच्चों, इन सब में कुछ भी हो सकता है। व्यतिकरण जो इंटरफेरेंस बच्चों चैप्टर पढ़ाया जाता है, इस तरह का कुछ फिगर होता है, मैंने रफली बनाया है। व्यतिकरण में प्रयुक्त तो दोनों प्रकाश स्रोत बच्चों S1 और S2 लिखते थे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये प्रूविंग मिलेगी। व्यतिकरण में प्रयुक्त दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत होते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कला संबद्ध स्रोत की डेफिनेशन समझ रहे होंगे कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर फिक्स रहता है, नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। कलांतर कुछ भी हो सकता है, 0 π/6 π/4 π/3 π/2 हो सकता है। और व्यतिकरण में जो दोनों प्रकाश स्रोत होते हैं वो कैसे होते हैं, कला संबद्ध होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है, पहला लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि एक द्वि उत्तल लेंस। बच्चों द्वि उत्तल लेंस का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ समझिए। द्वि का मतलब क्या हो गया, 2 सरफेस वाला, और क्या है उत्तल लेंस, यानी इसका इधर वाला भी सरफेस है और इधर वाला भी सरफेस है, तो इसका नाम हो जाता है द्वि उत्तल लेंस। द्वि उत्तल लेंस से तात्पर्य आप बिल्कुल ना निकालें कि 2 उत्तल लेंस है। ठीक है, की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। बच्चों इसकी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले की कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर, और इस वाले की कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। अब इसमें प्लस क्यों लगा है, क्योंकि बच्चों अगर आप इस गोले को पूरा करेंगे, इस वाले सरफेस को, तो इसका गोला ऐसे इधर की तरफ पूरा होगा। इधर की तरफ पूरा होने के कारण बच्चों इसकी रेडियस इधर आ रही है, और ये वाला जो पॉइंट होता है बच्चों इसको मूल बिंदु मानते हैं, और ओरिजिन के इस तरफ की डिस्टेंस आ रही है। तो आप जानते हैं मैथ में पढ़ाया जाता है कि ये मूल बिंदु है, तो इधर एक्स कैसा होता है प्लस का, और इधर एक्स कैसा होता है माइनस का। तो इसलिए बच्चों ये वाली रेडियस R1 प्लस की लिखी गई है। अब बच्चों अगर इस गोले को पूरा किया जाएगा तो वो रेडियस इसकी इधर आएगी, और ये मूल बिंदु है, इसका मूल बिंदु ये है, और इस वाले सरफेस का ओरिजिन ये है मूल बिंदु, जिसकी रेडियस इधर आ रही है। तो R2 की वैल्यू कैसी हो जाएगी, -30 हो जाएगी। आगे देखिए क्या लिखा है, 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए। कह रहे बच्चों इस लेंस को इस द्रव में डुबो दे रहे हैं। ठीक है, जैसे बच्चों द्रव में डुबो दिया जाएगा, इन्होंने कहा इस द्रव का अपवर्तनांक, लिक्विड द्रव का अपवर्तनांक बच्चों ANL। कभी बच्चों जो रिस्पेक्ट टू ना दिया जाए, सापेक्ष ना दिया जाए, तो हम लोग हमेशा एयर लिखते हैं। तो एयर के सापेक्ष बच्चों लिक्विड यानी द्रव का अपवर्तनांक सवाल में खुद दिया गया है 1.65। आगे पढ़ते हैं, कांच का अपवर्तनांक बच्चों, कांच का मतलब इसमें लेंस बना हुआ है जिससे कांच का अपवर्तनांक, जैसे इसमें लिक्विड का था तो L पीछे था, कांच का है तो G पीछे होगा, सापेक्ष नहीं बता रहे हैं तो एयर लिख लेंगे, 1.5 गिवन है। फिर पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब बच्चों जब इस लेंस को इस द्रव में डुबो दिया जाएगा तो बड़ी सीधी सी बात है कि जब प्रकाश किरण आएगी वो डायरेक्ट तो लेंस के अंदर नहीं आ जाएगी, पहले तो इस पानी में चल रही होगी, लिक्विड में चल रही होगी, फिर लिक्विड में चलने के बाद तब लेंस के अंदर जाएगी। तो जहां से प्रकाश किरण चलना लेंस से अंदर आने से पहले जहां पे थी उस माध्यम को रख लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों लिक्विड में थी पहले, फिर वो लेंस में यानी कांच में गई है, तो यहाँ पे LNG निकालने की जरूरत है। LNG का बच्चों क्या फार्मूला होता है, जो चीज बच्चों सबसे पीछे होती है वो यहाँ पे ऐसे ऊपर आ जाएगी, तो ANG, L सबसे आगे था तो यहाँ पे हो जाएगा ANL। ठीक है, इस फार्मूले को याद कर लीजिए। ANG की वैल्यू कितनी, 1.5, 5 के बाद बच्चों 0 भी लिखा जा सकता है। ANL जिसकी वैल्यू कितनी, 1.65। क्यों मैंने 0 लिखा था, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद बच्चों 2 अंक थे। ठीक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 अंक कर लिए, पॉइंट से पॉइंट अब कट जाएगा, सेम हो गया है। इसके बाद बच्चों इसको सेम होने के बाद ये ऐसे बचेगा, यहाँ से 5 से कैंसिल कर जाए 5 से, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 15, 0 5 3 15, एक बचेगा 5 3 15, यानी LNG की वैल्यू बच्चों अगर इसको 3 से भी कैंसिल कर दिया जाए तो 30, 3 से कैंसिल करेंगे 11। ठीक है,
इसके बाद बच्चों यहाँ से हमें लिक्विड बत्ती की फोकस दूरी बतानी है। तो आप जानते हैं ये फार्मूला, ये ऐसा फार्मूला जिसमें R1 R2 L सब कुछ आ रहा है, F भी आ रहा। और ये बच्चों मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रूविंग है फिजिक्स सेकंड की, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, इसको आप जरूर याद करें। लेंस मेकर का फार्मूला, ठीक है, सूत्र है, ठीक है। इसकी प्रूविंग मैंने प्लेलिस्ट में कराई है, वहाँ पे आप जाके देखिए। 1/f बच्चों ऐसे लिखा है, LNG अभी अभी निकाला गया है, LNG 10/11, तो यहाँ 10/11 -1 R1 की वैल्यू सवाल में 15 दी गई है, R2 की वैल्यू -30 माइनस प्लस 15 और 30 का लासा 30, 15 दूनी 30, 30 एक कम 30, ठीक है। 2 और 1 3, 3/30, इसमें भी लासा ले लेंगे एलसीएम, तो 11 इधर जाएगा, 10 - 11 इसके नीचे 1 लिख लेना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 - 11/11, 10 में बच्चों 11 घटाएंगे -1/11, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 बटे कितना 30। यहाँ से क्या कहा जा सकता है कि 3 से अगर इस 30 को कैंसिल किया है तो 10 बार में कैंसिल होगा, ये 11 लिखा है, 11 का गुणा बच्चों 10 से करा देंगे तो 110 आ जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो यानी एफ ऑफ एल का मतलब क्या है, द्रव में फोकस दूरी कितनी आ चुकी है, -110, ठीक है। अगर बच्चों इस सवाल में हमसे नेचर पूछता, प्रकृति पूछी जाती, क्योंकि डुबोया उत्तल लेंस गया है, लेकिन जब ये द्रव में डूब जाएगा तो ये काम कर रहा है अवतल लेंस की तरह। क्यों? क्योंकि बच्चों इसका फोकस नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव फोकस किसका होता है, अवतल लेंस का। यानी कि उत्तल लेंस जिसको द्रव में डुबो दिया गया है वो काम किस लेंस की तरह कर रहा है, अवतल लेंस की तरह। यही इसकी कहलाती है बच्चों प्रकृति, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिख दे प्रकृति कैसी है, अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की तरह। दूसरा हम लोग चलेंगे इसके बाद बच्चों प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरी प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इस तरह के प्रश्न बच्चे अधिकतर बोर्ड एग्जाम में छोड़ के आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक 2He4 नाभिक, बच्चों जो नाभिक दिया गया है वो क्या दिया गया है, 2He4 यानी कि हीलियम नाभिक दिया गया है, को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए, क्या इस हीलियम नाभिक को हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग अलग तोड़ देना है। सवाल का ऐसा कहना है, न्यूनतम कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी। करें इस हीलियम को अगर इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब अलग अलग कर दिए जाएं तो ऐसा करने में हमें अपनी तरफ से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि बच्चों क्यू की वैल्यू पूछ रहा। तो याद रखिए जब भी एक नाभिक दिया जाए और आपसे उसकी एनर्जी पूछे तो बच्चों कैसे सवाल लगाया जाएगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोटॉनों की संख्या। जो बच्चों नीचे यहाँ पे लिखा होगा ये प्रोटॉनों की संख्या होगी, जो कि कितनी दे रखी है यहाँ पे 2, ठीक है। इसके बाद फिर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे, सीधा सीधा कहना चाहूं ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी 4 - 2, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों कितनी दे रखी है, 4 में 2 घटाएंगे 2, ठीक है। इतनी सी बात हम लोगों ने समझ ली है। इसके बाद सवाल में बच्चों अगर आपको दिया जाए तो अच्छा है, ना दिया जाए तो भी अच्छा है, लेकिन हालांकि दिया गया है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, द्रव्यमान का मतलब बच्चों m, और प्रोटॉन का तो सफिक्स में p लिख देंगे, और mn एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि सवाल में बच्चों दे रखे हैं, ना भी दे रखे हैं तो आप इस डाटा को याद कर लें कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। वैसे ज्यादातर ऑलमोस्ट केसों में बच्चों सवाल में लिख के आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप सवाल को अगर पूरा देखें तो बच्चों उसमें लास्ट में एक वैल्यू लिखी है 4.002603। ये क्या है, ये बच्चों इस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान दिया गया है। वास्तविक द्रव्यमान को कैपिटल M से लिख देंगे और जिस भी नाभिक का होता है उसको सफिक्स में लिख देंगे, ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इतना दिया गया। फिर आप सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट, क्या से निकालेंगे, प्रोटॉनों की संख्या इंटू उसका द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इंटू उसका द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान जिसको MHE लिखा गया है, ठीक है। वास्तविक द्रव्यमान बच्चों जरूरी नहीं यहाँ पे He ही होता, जो भी नाभिक होगा उसका कैपिटल M बनाने के बाद उसी का संकेत लिख देंगे, सिंबल लिख देंगे। बच्चों प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, ये है, प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये लिखा है, माइनस हीलियम का वास्तविक द्रव्यमान बच्चों इतना बताया गया है।
इन दोनों का बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये माइनस वाली वैल्यू ऐसे लिखी है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकल के आएगा, माइनस ये वाली वैल्यू ऐसे लिखी है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू डेल्टा एम, द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से डिनोट किया गया है। इसकी वैल्यू बच्चों ये आ चुकी है एमयू में, लेकिन हमें तो ऊर्जा चाहिए, तो बच्चों ऊर्जा क्यू से डिनोट करेंगे। क्या फार्मूला है, जितना भी बच्चों द्रव्यमान क्षति आया है उसमें गुणा करा देंगे 931.5। कभी कभी सवाल में दे रखा होता है, अगर 931 भी दे रखा है तो भी ठीक है, वरना एग्जैक्ट वैल्यू 931.5 होती है। जो बच्चे 931 से भी गुणा कराएंगे उनका भी आंसर सही माना जाएगा, हल्का सा डिफरेंस आता है। तो डेल्टा एम बच्चों ये लिखा है 931.5 ऐसे लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो अप्रॉक्सीमेट 28.61 MeV बच्चों ये ऊर्जा निकल के आ जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सवाल को समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान था बच्चों। लेकिन अगर रिएक्शन वाला भी मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था कि उसमें एक रिएक्शन दे के करते हैं, उसमें एक पार्ट थोड़ा सोल्यूशन करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने कराए हुए हैं बच्चों, आप उन सवालों को जरूर देखें। हर एक वीडियो को बच्चों आप बहुत अच्छी तरह से वॉच करें, उसको अपनी कॉपी में लिखें, उसको याद करें। ये प्रैक्टिस सेट बच्चों आपकी फिजिक्स की तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन एक रास्ता है बच्चों। यूपी बोर्ड फिजिक्स का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए एक सुनहरा बच्चों रास्ता है ये। तीसरा सवाल बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक यानी कि n का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। बच्चों यहाँ पे एक प्रूविंग करनी है, प्रूविंग n इज इक्वल टू, प्रूविंग जो आप करेंगे बच्चों यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। बहुत ही अच्छी प्रूविंग है, इससे पहले भी मैंने हालांकि कराई है, फिर यहाँ पे पूछी गई तो फिर से करा दे रहा हूँ। थोड़ी सी बड़ी प्रूविंग है, धैर्य रख के समझने का प्रयास करें। निगमित कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने एक प्रिज्म बनाया है जिसमें से प्रिज्म कोण को a लिखा है और उसका अपवर्तनांक n है। तो इस बात को यहाँ लिखा गया है कि माना किसी कांच से बने प्रिज्म का प्रिज्म कोण a है तथा अपवर्तनांक n है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों इस प्रूविंग को कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, स्नेल के नियम से इस प्रूविंग को स्टार्ट कर रहे हैं। स्नेल का नियम सभी बच्चे जानते हैं, n इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। लेकिन उससे पहले बच्चों इस फिगर को समझते हैं। सबसे पहले एक प्रिज्म लिया है, प्रिज्म में बच्चों एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये डॉटेड लाइन से एक नॉर्मल बना है अभिलंब। आने वाली प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच का आप एंगल सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, ठीक है। इसके बाद जो ये बच्चों प्रकाश किरण जा रही है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच का एंगल आर होगा, ठीक है। ऊपर वाले इस एंगल को बच्चों हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं और इस वाले एंगल को वाई लेट कर लेंगे। आर से इस वाले एंगल को हम लोग आर डैश लिख देंगे और निकलने वाले एंगल को बच्चों यहाँ से आई डैश और प्रिज्म एंगल को यहाँ से ए, ठीक है, ए लिख लिया गया है। इसके बाद इस वाले को हम लोग मान ले रहे हैं पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, ठीक है, और इसको मान लेते हैं, चलिए ये डेल्टा एंगल बना हुआ और इसको एस, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले स्नेल का नियम लिखा गया n इज इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर। प्रथम पृष्ठ की बात करते हैं बच्चों इस वाले सरफेस की, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें बच्चों ये आई एंगल है और ये एक्स और आर है, और आपने मैथ में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर कोई एक ये लाइन है और एक ये लाइन है तो आप जानते हैं जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से x और r दोनों ही, क्योंकि ये सीधी लाइन ये सीधी लाइन, तो i किसके बराबर है, x प्लस आर के। इक्वेशन नंबर 2। अगर द्वितीय सरफेस की बच्चों बात करें यहाँ की, तो i डैश किसके बराबर होगा, y प्लस आर डैश, y प्लस आर डैश। इसी नियम से आप यहाँ आगे लिखें जरूर कि शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये चीज़ की गई है। इसको इक्वेशन 30 रिलेट कर लेते हैं बच्चों। इक्वेशन 2 और 3 को अगर ऐड कर दिया जाए तो i और i डैश ऐड होंगे तो i प्लस आई डैश। इन दोनों को बच्चों ऐड करेंगे तो x प्लस आर, ऐड कर रहे हैं तो y प्लस आर डैश। इसके बाद क्या करेंगे, ये चीज़ बच्चों ऐसे लिखी है, x के साथ y लिख दिया है,
आर के साथ आर डैश लिख दिया गया है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में और मिनिमम डेविएशन, तो बच्चों क्या होगा, मिनिमम डेविएशन में क्या हो जाता है कि जो आई डैश होता है ये आई के इक्वल ही आएगा, और जो ये आर डैश होता है ये आर के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया गया आई डैश आई के बराबर आएगा, आर डैश आर के बराबर आएगा, और जो बच्चों डेल्टा होता है ये सबसे मिनिमम आएगा, यानी कि डेल्टा को लिख सकते हैं डेल्टा एम। ठीक है, यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए कैसे, आई ऐसे लिखा है, इसके बाद आई डैश की जगह क्या लिख देंगे, आई, एक्स प्लस वाई ऐसे लिखा है, आर ये ऐसे लिखा है, आर डैश की जगह क्या लिख देंगे, आर। आर और आर कितने हो जाएंगे सवाल में, 2r, तो 2i इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस का 2r, इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद बच्चों आप अगर इस लाइन को, इस त्रिभुज को ध्यान से देखें, पी आर एस को, तो यहाँ पे मैं आपको अलग से बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं बच्चों को ये ट्रायंगल है, एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज मैंने इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये एंगल डी है। तो आपने एक बात पढ़ी होगी कि जो त्रिभुज का बहिष्ठ कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो हमेशा दो एंगल्स के, दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। त्रिभुज का बहिष्ठ कोण शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि बच्चों जो डी है वो बराबर होगा ए प्लस बी के। किस अंतःकोण को नहीं लिया जाता, जिससे भी बहिष्ठ कोण बच्चों लग के बना होता है, उस वाले कोण को छोड़ दिया जाता है यहाँ से। तो आप देखें अगर इस फिगर को अगर यहाँ पे मैच करें, ये एक लाइन है, ये दो डॉटेड लाइनें गई, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, डेल्टा। तो डेल्टा बच्चों किसके सम के बराबर होगा, एक्स प्लस वाई के। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि डेल्टा किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई के। त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ से बच्चों क्या कहा जा सकता है कि जहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखा है वहाँ डेल्टा लिख सकते हैं। तो 2i आ चुका था, एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर में क्या है 2r, और न्यूनतम विचलन में डेल्टा की जगह डेल्टा एम लिख सकते हैं, तो इसकी डेल्टा एम लिख दिया। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे क्या करेंगे कि यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके। इसके बाद बच्चों अगर देखा जाए तो त्रिभुज ये वाला पी आर क्यू त्रिभुज के बच्चों तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो आर प्लस आर डैश, यहाँ पे कोई एंगल नहीं तो क्यू लिख लेते हैं, आर प्लस आर डैश किसके इक्वल होगा, आर प्लस आर डैश प्लस क्यू इज इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। और बच्चों यहाँ पे एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा, ध्यान से देखें, पी क्यू आर और ये, ठीक है, ये एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है। चक्री चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बच्चों जो होता है 360 होगा, और आमने सामने कोणों का योगफल होता है 180। तो ए के सामने कौन बना है, क्यू, तो ए और क्यू का योग जो होगा वो कितना होगा, 180। ए भी 180, ए भी 180, तो क्यों ना इस 180 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, ये वाली। तो ये ऐसे लिखा है ए प्लस की, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ से बच्चों क्या कह सकते हैं कि आर डैश की जगह हमें क्या लिखना था, ए इज इक्वल टू में क्या है, आर और आर कितना हो जाएगा, 2r, बराबर में क्या लिखा है, ए, तो 2 नीचे जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 2 नीचे जाएगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू आ चुकी है, और इक्वेशन यहाँ से बन रही है कि 2i बराबर डेल्टा एम प्लस 2r। और बच्चों 2r की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r की जगह हम लोग a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा था, 2i प्लस a, और यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, a प्लस डेल्टा एम। ठीक है, फिर से देखें, ये 2i डेल्टा एम प्लस 2r की जगह हम लोगों ने सिर्फ a लिखा है, तो a प्लस डेल्टा एम हो जाएगा किसके, 2i के इक्वल। तो यहाँ से बच्चों हम लोग 2 को नीचे भेज दें, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस डेल्टा एम बाई 2। i और r के मान को बच्चों समीकरण 1 में रख दिया गया है। तो समीकरण 1 में i व r के मान रखने पर, तो सबसे पहले क्या लिखा था, n साइन, समीकरण 1 क्या था, ये i और r की बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या इक्वेशन निकल के आएगी कि n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है, तो थोड़ी सी बच्चों टफ प्रूविंग है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको जरूर आ जाएगी। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा सवाल बच्चों आपके सामने लिखा है कि रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथककृत हैं। रेल की 2 पटरियां दी गई है और कह रही है जमीन में आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं। इन्हें 1 मिलीवोल्ट मीटर से जोड़ा गया, जो पट्टियां जुड़ी हैं 1 मिलीवोल्ट से जुड़ी हैं। जब इन पर यानी कि इन पटरियों पर
एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। और जो स्पीड बताई जा रही है, वेग बताया जा रहा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हैं फिजिक्स में बच्चों जो स्पीड रखी जाती है वो हमेशा मीटर पर सेकंड में रखी जाती है। ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे को बच्चों मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करा देते हैं। तो 18 से 180 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, और 10 का गुणा 5 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में आगे बढ़ते हैं। तो मिली वोल्ट का पाठ्यांक क्या होगा? पाठ्यांक यानी कि बच्चों आपको v की वैल्यू बतानी है। यहाँ से बच्चों जो v बताना है ये वेग है, और जो हमें v बताना है वो विभवांतर वाला v बताना है, विभव वाला v बताना है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यानी बच्चों b की वैल्यू सवाल में बच्चों क्या बताई जा रही है, 0.2 × 10⁻⁴ ये बताई गई है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लंबाई बच्चों इस सवाल में कितनी दी जा रही है, चालक की लंबाई बताई गई, जबकि पट्टियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। एल की वैल्यू 1 मीटर और वे हमें वी बताना है। तो बड़ा आसान सा फार्मूला है बच्चों, वी बराबर वी बी एल। ठीक है, जरूर याद रखें। वी की वैल्यू सवाल में कितनी बताई गई है, 50। बी कितना है, 0.2 × 10⁻⁴। एल लंबाई कितनी है, 1। बच्चों इस पॉइंट को अगर हटाया जाए तो नीचे 0 आएगा, वही 0 से कट जाएगा, 5 और 2 बचेंगे, पावर ऐसे 5 और 2 का गुणा कराएंगे 10, पावर -4। -4 बच्चों ये है, एक पावर ये है, तो दोनों को घटाएंगे -3। यानी जो वोल्ट मीटर का बच्चों पाठ्यांक है वो 10 की पावर -3 वोल्ट होगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों हम लोग अपने 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, दो बिंदु आवेश 9e और परस्पर E। दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, एक 9e और एक क्या दिया गया है, E। परस्पर a मीटर दूरी पर है। दोनों के आवेशों के बीच की बच्चों जो दूरी बताई गई वो a मीटर बताई गई। बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर कहाँ रख दिया जाए। कर एक तीसरा आवेश है q, इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा जो ब्लैक से लिखी है कहाँ रख दे, मान लेते हैं बच्चों यहाँ रख देते हैं कि वह संतुलन में रहे। संतुलन में रहने का मतलब बच्चों क्या है कि ये वाले आवेश न दूर जाए न पास आए, न ये वाला आवेश दूर जाए न पास आए, बिल्कुल ऐसे ही रख जाए, इसको कहते हैं संतुलन। यानी कि कोई भी बल ना लगे, ना बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि टोटल दूरी सवाल में a दी गई है। इस 9e से इस q तक की दूरी x मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी टोटल कितनी थी a, ये कितनी है x, तो ये कितनी बचेगी a - x। संतुलन की स्थिति में बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का बल, फोर्स, इन दोनों के बीच के बल के बराबर हो जाए, तो बराबर हो जाएगा। तो यानी कि फोर्स यानी कि F किसके बीच का, a से लेके b तक का, और फोर्स बी और सी के बीच का, इधर की ताकत दोनों बराबर हो जाएं तो संतुलन हो जाएगा। तो इतना आप जानते हैं बच्चों, बल का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r², कूलाम के नियम से। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, F की वैल्यू 1/4πε0, Q1 पहला आवेश 9e, दूसरा आवेश क्या लिखा है Q अपॉन डिस्टेंस इन दोनों के बीच की x²। इन दोनों के बीच बात करें 1/4πε0, Q1 कितना है Q, Q2 की वैल्यू क्या है E, दोनों के बीच की दूरी क्या है a - x का होल स्क्वायर। यहाँ से ये चीज़ कैंसिल, Q और E कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा 9/x², 1/a - x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर, 1/a - x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर बच्चों कट जाएंगे, क्या बचेगा 3/x, और यहाँ से क्या बचेगा 1/a - x। तो 3/x 1/a - x, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे 3, और इसका इधर से कराएंगे ये x, 3 का अंडर मल्टीप्लाई कराएंगे 3a - 3x = x। ये बच्चों उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, 3x में 1x जोड़ देंगे तो 4x, 4 नीचे जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3a/4। ठीक है, जो हमें x ही बच्चों बताना था कि कहाँ रख दिया जाए, मतलब x डिस्टेंस पूछी जा रही थी, तो ये डू दी x। आप अगर बच्चों इसका आंसर देना चाहते हो तो इधर वाली साइड से भी आंसर दे सकते हैं। x की वैल्यू क्या आई 3a/4 माइनस a घटाएंगे तो आंसर a/4 भी आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, आप दोनों ही लिखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस इधर से भी बता सकते हैं, इधर वाले भी आप इससे बता सकते हैं। चलिए अब बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर। पहला लॉन्ग आंसर बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि
यौगिक सूक्ष्मदर्शी, सबसे पहले बच्चों ध्यान दें, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी बच्चों जिसका दूसरा नाम हम लोग ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ते हैं, इसी का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर बताइए। तो सबसे पहले जानेंगे, लॉन्ग आंसर है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं के प्रतिबिंब को बच्चों बड़ा आकार में देखा जा सकता है, किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी। अगर आप इसकी डेफिनेशंस को भूल जाते हैं तो इसकी परिभाषा इसके नाम से याद रख सकते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटी और दर्शी मतलब देखना, यानी छोटी चीज़ों को देखना। और देखना क्यों, क्योंकि उनको बड़ा करके देखना है, यानी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए बच्चों हम लोग कौन सा दूरदर्शी उपयोग, कौन सा सूक्ष्मदर्शी उपयोग करेंगे, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना क्या है। तो देखिए, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली लगी होती है। इस बच्चों संरचना को समझने से पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा। देखिए, आप देख रहे हैं सबसे पहले इसमें एक बेलन के आकार की नली है, एक इधर लेंस लगा है, एक उधर लेंस लगा है। जो ये वाला लेंस लगा है इसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं और ये वस्तु की तरफ रखा होता है। एक बड़ा लेंस लगा होता है जिसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। छोटा लेंस है तो इसका बच्चों जो द्वारक है, द्वारक ये भी कैसा है, छोटा है। बड़ा लेंस है तो इसका द्वारक कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यही बात बच्चों यहाँ पे लिखी गई है, क्या कि इसमें धातु की एक बेलनाकार नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी वाला एवं छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। ये नली है, इसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी का और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा है और दूसरे सिरे पर एक बड़े द्वारक का एक बड़ा उत्तल लेंस लगा है और अधिक फोकस दूरी का, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, अभिदर्शक लेंस कहते हैं। तथा नली के दूसरे सिरे पर अधिक दूरी, अधिक यहाँ पे दूरी के बाद अधिक के बाद फोकस दूरी लिख लेना, अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक वाला एक दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। उपकरण में लगी दंतुरदंड चक्र व्यवस्था, बच्चों ये दंतुरदंड चक्र व्यवस्था क्या है, ये जो इसके बीच में ये नलियां लगी हैं बच्चों, इस नली के ऊपर एक दूसरी नली होती है। ऐसे क्या करते हैं, इसको आगे पीछे करके सेट कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि छोटी वस्तु को देख रहे हैं, अब वो पता चले बड़ा नहीं आकार में दिख रहा तो इस लेंस को आगे पीछे से खिसकाया जा सकता है। उसी खिसकाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उपकरण में लगी दंतुरदंड चक्र व्यवस्था द्वारा प्रथम नली को, ये वाली प्रथम नली, दूसरी नली के भीतर आगे पीछे खिसकाकर दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये फिगर बनाना है आपको। ठीक है, ये वस्तु रखी है, ये भी, इससे वस्तु से प्रकाश किरण चल रही है, चलने के बाद वो अपवर्तन के बाद अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन, ये जो मैं बता रहा हूँ बच्चों इसका भी ये क्रियाविधि आएगी। ठीक है, ध्यान से समझें, फिगर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी वर्किंग प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्या है, एक उत्तल लेंस, इसका क्या नाम है, अभिदर्शक लेंस। इससे कुछ दूरी पर क्या रखी है, वस्तु, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अभिदर्शक से अपवर्तन के बाद पहला प्रतिबिंब बना रही हैं ए डैश बी डैश पर। ये बना हुआ प्रतिबिंब बच्चों नेत्रिका लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वस्तु की तरह कार्य कर रहा है और इससे फिर से प्रकाश किरणें चल रही और अपवर्तन के बाद फाइनल इमेज आप देख रहे हैं, इतनी छोटी वस्तु थी, इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश पर। ठीक है, इसी बात को बच्चों यहाँ लिखा भी गया है। ठीक है, ये वस्तु ए बी चलने वाली, सब कुछ याद रखना इसी बात को। वस्तु ए बी से चलने वाली प्रकाश किरणें सर्वप्रथम अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन के पश्चात ए डैश बी डैश पर पहला प्रतिबिंब बनाती है, ए डैश बी डैश पर पहला प्रतिबिंब बनाती है। यह बना हुआ प्रतिबिंब जो इमेज फॉर्म हो चुकी है, बन चुकी है, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, जिससे चलकर प्रकाश किरणें नेत्रिका लेंस से अपवर्तन के पश्चात ए डबल डैश बी डबल डैश पर बड़ा और वह अंतिम प्रतिबिंब बनाती हैं। ये अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप इस बात को समझ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा आंसर है। इसके बाद चलते हैं बच्चों अपने दूसरे आंसर पर, दूसरे लॉन्ग आंसर पर। दूसरा लॉन्ग आंसर बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। किरचॉफ लॉ का बच्चों सवाल मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, जितना कहा जाए उतना ही कम है। इससे पहले भी मैंने आपको 2-3 सवाल करा रखे हैं, किरचॉफ की 2 वीडियो भी बनाई है, किरचॉफ के नियम भी बता रखे हैं और किरचॉफ के स्पेशल सवाल भी करा रखे हैं। चलिए, तो सबसे बच्चों ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में
कहा गया है ऊपर 2 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का प्रतिरोध है, बीच में 2 ओम का प्रतिरोध है, साइड में 1 ओम का प्रतिरोध है। ये वाली बैटरी 1 वोल्ट की है। सवाल में खुद बताया गया है कि नीचे से I2 धारा निकल रही है, ऊपर से I1 धारा निकल रही है। इसके बाद सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खंड बना लेते हैं। खंड बनाने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि बैटरी के प्लस वाले सिरे से छोटे सिरे नेगेटिव सिरे की तरफ एक एरो बना देते हैं, प्लस से माइनस की तरफ एक एरो बना देते हैं। ये एरो हेल्प करता है माइनस और प्लस साइन लेने में, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग खंड 1 इसको मान ले रहे हैं और इसको 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो खंड 1 में KCL का मतलब किरचॉफ लॉ लगाने पर, किरचॉफ लॉ, तो यहाँ से बच्चों किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए कैसे चलना है, बैटरी के प्लस वाले सिरे से चलना है, उस खंड 1 में घूमते हुए निगेटिव सिरे पर वापस आना है, ठीक है। कैसे, कौन सा बच्चों प्रतिरोध मिल रहा है 1, तो 1 लिख दीजिए। इस प्रतिरोध में कौन सी धारा आएगी, I2, ठीक है। बच्चों ये धारा जो आएगी वो ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे मिलेगी, तो इसको ऐसे घुमा रहे हैं घड़ी की उल्टी दिशा में, और ये वाला एरो भी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, दोनों सेम है। जब जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे प्लस का यूज़ करेंगे। इसके बाद कौन सा प्रतिरोध है, 2 ओम, जाने वाली धारा I3 धारा है। इसके बाद ये वाला एरो ऊपर जा रहा है, ये वाला भी बच्चों ऊपर एरो है, तो क्या लगाएंगे प्लस। चलने के बाद पूरी बैटरी कितनी मिली है, 1 वोल्ट की। यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि इधर से क्या आ रही है, I2 धारा, ऊपर से कौन सी आ रही है, I1 धारा, दोनों धाराएं मिल जाएंगी और इधर कौन हो रही है, I3। यानी कि जो I3 है बच्चों वो I1 और I2 का योग है, I1 और I2 का योग है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 का अंदर गुणा कराएंगे, तो 2I1 + 2I2 = 1। तो बच्चों 2I2 में एक I2 जुड़ जाएगा, 3I2, ये 2I1 ऐसे लिखा है, ये 1 ऐसे लिखा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। खंड 2 में बच्चों KCL लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखें। बैटरी के प्लस साइन से चलेंगे 1 ओम, और उसमें बहने वाली धारा I1, इसके बाद ये 2 है, और इसमें जाने वाली धारा I3 है, और इक्वल में क्या लिखा है 2। I3 की वैल्यू को सवाल से लिख दिया गया है I1 + I2, ये I1 लिखा है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 ऐसे आ जाएगा। बच्चों 2I1 में एक I1 जोड़ देंगे, 3I1, ये 2I2 = में 2, ठीक है। 3I1, और इसको बच्चों दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने एक साथ लिख लिया है। लिखने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 2 का गुणा और नीचे 3 से, ताकि I2 सेम हो जाए। कराने के बाद बच्चों ये इक्वेशन ऐसे आएगी, माइनस माइनस साइन चेंज कर दे रहे हैं, ये कट जाएगा, इसमें घटाएंगे माइनस का 5I1 और ये घटाएंगे माइनस का 4। यहाँ से बच्चों माइनस माइनस कट जाएगा, 5 नीचे जाएगा, तो I1 की वैल्यू 4/5। I1 की वैल्यू को इक्वेशन I में समीकरण 1 में रख देंगे, तो जैसे रखोगे बच्चों यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे आएगी, इक्वेशन 1 दिख रही है, I1 की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। सॉल्व करने के बाद बच्चों 8/5 उधर जाएगा, माइनस का इसमें लासा लेंगे 5/8, 5 - 8/5 घटाएंगे माइनस 3/5, 3 से 3 कट जाएगा, I2 की वैल्यू माइनस का 1/5 एम्पियर, ठीक है। थोड़ी बच्चों स्पीड है क्योंकि लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है, वरना वीडियो बीच में रुक जाएगी। I2 की वैल्यू माइनस 1/5, और I2 की वैल्यू बच्चों हम लोग क्या करेंगे, I1 I2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि I3 = I1 + I2, I1 और I2 की वैल्यू रख दी गई, दोनों घटा देंगे, I3 की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों वीडियो आपको समझ में आ रही है। वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में।